पे ये वीडियो बना रही हूँ तो देन सो गुड मॉर्निंग। आज का चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी, चैप्टर नंबर 12, क्लास 10th। सबसे पहले हम रीडिंग कर लें। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एंड न्यूक्लियस। द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय सर J.J. Thomson and the scattering experiment of alpha particles by Rutherford and other towards the end of the 19th century led to the following structure of an atom। ये क्या है? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था सर J.J. थॉमसन ने, वो और ये अदर जो स्कैटरिंग पार्टिकल्स है, अल्फ़ा पार्टिकल्स, रदरफोर्ड ने, उनके बारे में हमने रीड करना है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट। क्या आप जानते हैं कि एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम का स्ट्रक्चर देखने में कैसा लगता है? तो एटम जो होता है कि हमारे घर की, हमारे आसपास जो कुछ भी है, दीवारें हैं, भले ही फ़ोन है या कान है या टीवी है या कंप्यूटर, यहाँ तक कि हवा भी, हम खुद भी, ये सब एटम से बने हैं। तो एटम के लिए हम जो सबसे पहले आप देखिए, इसकी जो डेफिनेशन है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्टिकल्स नेमली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स reside means रहना, reside inside the nucleus of an atom। अब इसको मैं समझाती हूँ इस तरह से। आपको बता रही हूँ बेटा कि एटम्स क्या होते हैं। मान लीजिए आप एक पत्थर ही तोड़ रहे हैं और ठीक है, आपने उसको तोड़ा 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 और लास्ट में जाके एक ऐसी आ जाएगी, मान लीजिए इतना बड़ा पत्थर है, ठीक है, आपने उसको तोड़ा, देन इतने टुकड़े हो गए, देन फिर ऐसा इतना, फिर लास्ट का जो पार्टिकल है जिसको हम तोड़ ही नहीं सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? एक एटम होगा, ठीक है, कि जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, तो ये एटम है। और फर्दर जो एटम है वो भी इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स या फिर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अभी 3 ही हैं, तो जैसे जैसे आप बड़े हायर क्लासेस में जाओगे तो और भी पढ़ोगे। अब क्लास 10th में ही हो फिलहाल, ओके। तो 3 पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन and electron। As per your book, the protons and neutrons reside inside the nucleus of an atom। ठीक है, ये जो है, ये न्यूक्लियस में ये एटम्स ये एटम के न्यूक्लियस में रहते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन है? प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक। The nucleus, the electron revolve around the nucleus in some specific orbits। ये ऑर्बिट्स हैं, जैसे हम उसमें नहीं देखते थे सोलर सिस्टम में, वो भी ऑर्बिट्स पे, ये जो हैं स्पेसिफिक ऑर्बिट्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स ये आमने सामने ही हमेशा रहते हैं, देखिए। प्रोटॉन जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, वहीं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। P फॉर पॉजिटिव, E फॉर और E नेगेटिव। जो न्यूट्रॉन है वो ज़ीरो चार्ज है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव। जो न्यूक्लियस है बीच, सबसे बीच में होता है, ये देखिए, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज के होते हैं, समझ गए? एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब जितने प्लस के साइन होते हैं उतने ही माइनस के साइन होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो एटम होता है न्यूट्रल होता है। चलिए एक बात मैं और आपको बताती हूँ कि एटम दो एटम मिलके, एटम प्लस एटम क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल।
जैसे H प्लस H मिलके ये H2 बन गया है। H2 क्या एक मॉलिक्यूल है, मीन्स ये एटम प्लस एटम बन इक्वल टू मॉलिक्यूल। जब दो एटम आपस में केमिकली जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं। अगेन अपने बुक में आइए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल in a shell can be 2 multiplied by number of shell where n is the number of that shell, the various shell around the nucleus for n equal to 1 2 3 4 5 6 7 and so on, and are named as K, L, M, N, O, P, Q respectively. These shells can accommodate the most. Okay, इन shells के जैसे ये है, ये शेल है, इन्होंने एक बनाया हुआ है, ठीक है। ये शेल है, जितनी बाहर शेल हायर शेल होते जाएंगे, इन सब शेल्स की एक्चुअली एक डेफिनेट एनर्जी होती है। जितने हम हायर जाते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और इनके नेम दे दिए गए हैं, लाइक शेल KL मान लीजिए, ऐसे दे दिए गए नंबर, लाइक आपके बुक के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इनके जो नेम हैं, नेम दे दिए, सो सपोज इन्होंने दे दिए K L M N, और फॉर्मूला है इसका 2n²। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे नंबर ऑफ शेल्स तो जो हैं, लाइक फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, ये कितना है तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। सपोज ये फॉर्मूला है, तो हमें शेल नंबर 1 को कैलकुलेट करना है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कैलकुलेट करने हैं, तो कैसे होगा ये? जैसे शेल नंबर 1 में करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय n²। अब हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय n में कितना है फर्स्ट स्टेप में 1² इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट है, अगर हम ये करें 2, इसकी जगह हम ये ले लेते हैं, ओके, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 8, ठीक है। आगे का आप भी कैलकुलेट करिएगा। अगेन है, the electrons in different shells have different energy which increases with the increase in the number of n numbers that shell, ठीक है। जितना बढ़ते जाएंगे ऑर्बिट्स में, उतना ही इंक्रीज होती जाएगी उनकी एनर्जी। कैलकुलेट करना साइज ऑफ एन एटम। बुक में देखिए, द साइज ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड by the radius of the shell of its outermost electron, and it is of the order of 10 raised to power minus 10 m। ये देखिए आपके यहाँ लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में। सपोज ये आपका ये एटम है, ठीक, अंदर इसके ये न्यूक्लियस ड्रॉप कर दिया मैंने, और बाहर इसके ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और अंदर ये प्रोटॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल होगी, जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन के सामने इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो यहाँ से इनर आउटर मोस्ट जो रेडियस होती है, मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के साथ जो यहाँ से यहाँ तक जो होगी, वो होगी एटॉमिक रेडियस। क्या होगी? एटॉमिक रेडियस, जो कि डिनोट की जाती है नैनोमीटर से, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10 रेज़्ड टू द पावर 9। इसको हम ऐसे इक्वल टू 1 नैनोमीटर
देयरफॉर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 9। अब देखिए कितना छोटा होता है ये नैनोमीटर।